क्यों भूल जाते हैं हम अक्सर उस गुजरी के लाल को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, उस बहादुर के बलिदान को। वह कर्मठ था, वीर था विपन्न उसका जीवन। देश हित था सर्वोपरि, सादगीपूर्ण रहा जीवन। 2 अक्टूबर एक ऐसा दिन जब हम दो महान हस्तियों, हमारे प्रिय बापू तथा देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाते हैं। हमारे राष्ट्रपिता से आप सभी परिचित होंगे, परंतु शास्त्री जी के बारे में आप में से विरले लोग ही जानते होंगे। आखिर क्यों? लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपनी सरलता के कारण हर भारतीय के दिल पर राज करता है। तो आइए एक प्रस्तुतिकरण के जरिए परिचित होते हैं भारत रत्न शास्त्री जी के प्रारंभिक जीवन से लेकर अंतिम सफर तक। आइए आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में एक कायस्थ परिवार में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। उनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, अतः सब उन्हें मुंशी जी ही कहते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक की नौकरी कर ली थी। लाल बहादुर जी की मां का नाम राम दुलारी था। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण लाल बहादुर जी को परिवार वाले प्यार से नन्हे कहकर ही बुलाया करते थे। जब नन्हे 18 महीने के हुए, दुर्भाग्यवश उनके पिता का निधन हो गया। उनकी मां राम दुलारी अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर चली गईं। कुछ समय बाद उनके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक नन्हे की परवरिश करने में उनके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उनकी मां का बहुत सहयोग किया। 1928 में उनका विवाह मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ। ललिता श्रीवास्तव से उनके 6 संतानें हुई। 2 पुत्रियां कुसुम व सुमन, 4 पुत्र हरिकृष्ण, सुनील व अशोक। उनके 4 पुत्रों में से 2 अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री अभी जीवित हैं। शेष 2 दिवंगत हो चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर अपने ननिहाल में ही रहकर की। उसके बाद की शिक्षा उन्होंने पूर्व मध्य रेलवे इंटर कॉलेज मुगलसराय से की। उसके उपरांत सन 1926 में उन्होंने काशी विद्यापीठ से स्नातक किया। विद्यापीठ द्वारा उनके स्नातक उपाधि के रूप में शास्त्री अर्थात विद्वान का खिताब दिया गया, लेकिन यह खिताब उनके नाम हो गया। शास्त्री जी महात्मा गांधी जी के भाषण से बहुत प्रभावित थे, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव समारोह में दिया गया था। उसके बाद वह गांधी जी के वफादार अनुयायी बन गए और फिर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। 1928 में शास्त्री जी महात्मा गांधी के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सक्रिय और परिपक्व सदस्य बन गए। उन्हें उस समय 2.5 वर्ष की सजा भी दी गई थी। 1940 में स्वतंत्रता आंदोलन को व्यक्तिगत सत्याग्रह समर्थन देने के लिए उन्हें 1 वर्ष के लिए जेल भी भेज दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी को माना जाता था कि आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता के एक मजबूत राष्ट्र बनाने के स्तंभ के रूप में। मरो नहीं मारो, यह नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, जिसने क्रांति को पूरे देश में प्रचंड किया। संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर तक की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेते हुए उन्होंने यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेलों में भी रहना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय था। दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह उलझता देख जैसे ही नेताजी ने आजाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया,
गांधी जी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए 8 अगस्त 1942 की रात में ही बम्बई से अंग्रेजों को भारत छोड़ो व भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया और सरकारी सुरक्षा में यरवदा पुणे स्थित आगा खान पैलेस में चले गए। 9 अगस्त 1942 के दिन शास्त्री जी ने इलाहाबाद पहुंचकर इस आंदोलन के गांधीवादी नारे को चतुराई पूर्वक मरो नहीं मारो में बदल दिया और अप्रत्याशित रूप में क्रांति का दावालन को पूरे देश में प्रचंड रूप दे दिया। पूरे 11 दिन तक भूमिगत रहते हुए यह आंदोलन चलाने के बाद 19 अगस्त 1942 को शास्त्री जी गिरफ्तार हो गए। शास्त्री जी के राजनीतिक दिग्दर्शकों में पुरुषोत्तम दास टंडन और पंडित गोविंद बल्लभ पंत के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। सबसे पहले 1929 में इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने टंडन जी के साथ भारत सेवक संघ की इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। इलाहाबाद में रहते हुए ही नेहरू जी के साथ उनकी निकटता बढ़ी। इसके बाद तो शास्त्री जी का कद निरंतर बढ़ता ही चला गया और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए वे नेहरू जी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के प्रमुख पद तक जा पहुंचे। और इतना ही नहीं, नेहरू के निधन के पश्चात भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भी बने। शास्त्री जी ने खाने की कमी, बेरोजगारी व गरीबी को दूर करने के लिए कई कदम उठाए। भारत में भोजन की कमी दूर करने के लिए हरित क्रांति व दूध और दूध से बनने वाले सामान की कमी पूरी करने के लिए श्वेत क्रांति, ये सब शास्त्री जी के समय में ही आए थे। साल 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, तब उन्होंने अपनी सेना को आज़ाद करते हुए कहा कि ताकत का जवाब हम ताकत से देंगे। और उसी समय में उन्होंने अपने देश के किसानों व सैनिकों को हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। उसी समय की बात है जब अमेरिका ने भारत पर दबाव देना शुरू कर दिया कि वह युद्ध बंद कर दे, वरना PL 480 समझौते के तहत अमेरिका जो भारत को गेहूं देता है वह गेहूं देना बंद कर देगा। उसी शाम शास्त्री जी ने अपने घर में शाम का खाना बनाने से मना कर दिया। जब कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे घरवासी एक समय का बिना खाना खाए क्या रह सकते हैं, और अगर हाँ रह सकता है तो मैं कल ही अपने देशवासियों से आग्रह करूंगा कि वह एक वक्त का खाना ना खाएं। हम भूखे रह लेंगे मगर अमेरिका की धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। शास्त्री जी के जीवन का सबसे बड़ा क्षण तब आया जब उन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध में भारत का नेतृत्व किया। 1 अगस्त 1965 को आतंकवादियों और पाकिस्तानी सैनिकों की बड़ी घुसपैठ शुरू हुई, जिससे न केवल सरकार गिरने की उम्मीद थी बल्कि एक बड़ा सहानुभूति विद्रोह भी भड़क सकता था। विद्रोह नहीं हुआ और भारत ने अपनी सेनाओं को संघर्ष विराम रेखा, अब नियंत्रण रेखा पर भेजा और लाहौर के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पाकिस्तान को धमकी दी, क्योंकि सामान्य पैमाने पर युद्ध छिड़ गया था। पंजाब में बड़े पैमाने पर टैंक युद्ध हुए और जब पाकिस्तानी सेना ने उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में लाभ कमाया, तब भारतीय बलों ने कश्मीर के हाजी पीर के प्रमुख पद पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी शहर लाहौर को मोटार फायर के तहत लाया। भारत पाक युद्ध 23 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र के युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ। युद्ध विराम के दिन राष्ट्र के लिए एक प्रसारण में शास्त्री जी ने कहा, गो कि दोनों मुल्कों की हथियार बंद फौजों के बीच लड़ाई बंद हो गई है, फिर भी यूनाइटेड नेशंस और दूसरे सब लोग जो दुनिया में शांति चाहते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वे इससे जो गहरी लड़ाई है उसे भी बंद करें। ये लड़ाई एक मजहबी राज्य और एक गैर मजहबी या धर्मनिरपेक्ष राज्य की है। जय जवान जय किसान एक अत्यंत प्रेरणादायी नारा जो 1965 में देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा
भारतीय लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभों सैनिकों और किसानों को सम्मानित करने के लिए गढ़ा गया था। सन 1965 में भारत में जब खाद्यान्न की कमी हुई तथा भारत पाक युद्ध का आरंभ हुआ, तब शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और देश के दोनों महत्वपूर्ण स्तंभों का हौसला बढ़ाया। और आज ये उनका ओज है कि जय जवान जय किसान की सार्थकता सिद्ध हुई और फलस्वरूप हमारा देश खाद्यान्न एवं सीमा सुरक्षा के मोर्चे पर आत्मनिर्भर हुआ। भारत के जवान तथा किसान भारतीय समाज की रीढ़ हैं और राष्ट्र को उनका सम्मान करने तथा उनके मुद्दों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जय जवान जय किसान। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान शास्त्री जी ने कई देशों का दौरा किया। सहयोग से पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के निमंत्रण पर कायरो में गैर गठबंधन सम्मेलन से लौटते समय शास्त्री जी कुछ घंटों के लिए कराची हवाई अड्डे पर रुके। प्रोटोकॉल तोड़कर अयूब खान ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया। अक्टूबर 1964 को एक अनौपचारिक बैठक भी हुई। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की घोषणा के बाद शास्त्री जी और अयूब खान ने ताशकंद में पूर्व सोवियत संघ आधुनिक उज्बेकिस्तान में एक शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो एलेक्सी कोशियन द्वारा आयोजित किया गया था। 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी और अयूब खान ने ताशकंद घोषणा पर अपने हस्ताक्षर किए। जब ताशकंद समझौता वार्ता चली तो शास्त्री जी की एक ही जिद थी कि उन्हें बाकी शर्तें मंजूर है, परंतु जीती हुई जमीन पाकिस्तान को लौटाना हरगिज़ मंजूर नहीं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करवा लेने के बाद शास्त्री जी ने यह जरूर कहा था कि जीती हुई जमीन कोई दूसरा प्रधानमंत्री ही लौटाएगा, वे खुद नहीं। सुबह ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद शास्त्री जी का वहाँ मन नहीं लग रहा था। उन्हें अपने मन में एक अलग सी बेचैनी हो रही थी, इसलिए वह अपने होटल में कमरे में ही रात में इधर उधर टहलने लगे और देर रात्रि होने के बाद जाकर सो गए। रात्रि 1:30 बजे शास्त्री जी की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी और उन्होंने एक का एक प्राण त्याग दिए। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, परंतु पोस्टमार्टम नहीं किए जाने की वजह से तमाम सवाल शक के दायरे में उठ रहे थे। शास्त्री जी का शरीर मरने के बाद नीला पड़ गया था और उसमें चीरों के भी बहुत निशान थे, जिसके बारे में सरकार ने कुछ भी नहीं कहा था। शास्त्री जी के परिवार वालों का मानना है कि शास्त्री जी को जहर देकर मारा गया था। लोकसभा के इस सांसद ने सवाल उठाया था कि शास्त्री जी को हार्ट अटैक के दौरान सही उपचार ही नहीं दिया गया था, जिसके कारण उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई थी। मजे की बात तो यह है कि जब लेखक अनुज धर ने प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी मांगी तो उनकी ओर से जवाब आया कि शास्त्री जी के दस्तावेज सार्वजनिक करने से हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते हैं तथा रहस्य पर पर्दा उठते ही देश में उथल पुथल मच जाएगा। इसको दुर्भाग्य कहे कि क्या कि आकर प्रधानमंत्री विदेश में मर जाता है और आपको उसकी मौत का सटीक कारण ही नहीं पता। शास्त्री जी की अंत्येष्टि पूरी रात के सम्मान के साथ शांतिवन के आगे यमुना किनारे की गई और उस स्थल को विजय घाट नाम दिया गया। शास्त्री जी से संबंधित एक लोकप्रिय कहानी है, जिसके अनुसार बचपन में उन्हें विद्यालय जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी। वे अपना सामान सिर पर रखकर ही पैदल नदी पार किया करते थे। एक बार नाविक ने उनसे कहा, आओ मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा और पैसे भी नहीं मांगूंगा। पर शास्त्री जी उन्हें मना करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें नदी पार कराने के पैसे नहीं दे सकता हूँ और ऐसे में तुम्हारा नुकसान मैं भला कैसे कर सकता हूँ। अपना काम साधने के लिए दूसरों को कष्ट न देने की उनकी यह प्रवृत्ति उन्होंने जीवन भर बनाई रखी। अंग्रेजों के समय से ही भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी चार्ज का प्रयोग किया जा रहा था, परंतु मन में अहिंसा की भावना रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री
उन्होंने ही भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी चार्ज की जगह पानी की बौछार का प्रयोग करने का सुझाव दिया था और यह बहुत हद तक सफल भी रहा। अपने राजनीतिक जीवन में इन्होंने कभी संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया। इन्होंने हमेशा से ही वीआईपी ट्रीटमेंट का तिरस्कार किया। वे अपने कारण दूसरों को कष्ट देना पसंद नहीं करते थे। कभी आवश्यकता से अधिक धन संचय का कार्य भी इन्होंने नहीं किया। यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी इन पर अपनी कार का उधार बना रहा। मरते समय भी वे गरीब ही थे, इसलिए नहीं कि उनमें कमाने की क्षमता नहीं थी, परंतु इसलिए कि उन्हें संपत्ति से अधिक जन कल्याण में रुचि थी। आवश्यकता से अधिक वे दान कर देते थे। ऐसा सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री में निर्णय लेने की भी अद्भुत क्षमता थी। आपदा के समय देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के कारण ही मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐसे बहुगुणी व्यक्ति को हम सबका कोटि कोटि नमन। आप सभी को हमारी ओर से शास्त्री जयंती की हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद।